मैं मीडियम कौन सा है? गुड मॉर्निंग शाह। वेरी गुड मॉर्निंग। आप कोड दे दीजिए, अपने स्थान को ग्रहण कर लीजिए। थैंक यू सर। आपने कोड अपना देख लिया? यस सर। क्या है कोड? 1935। पॉलिटिकल साइंस में 1935 1935 का क्या योगदान? सर ब्रिटिश काल के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया था। कौन थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल? वायसराय कह लीजिए, कौन थे? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बुद्ध और महावीर, इन दोनों के द्वारा एक नया धर्म चलाया गया जिसे हम कहते हैं प्राचीन काल में धार्मिक सुधार। तो वैसी क्या परिस्थितियां आ गई कि इन दोनों को एक नए धर्म का सूत्रपात करना पड़ा? सर जैसा कि प्राचीन काल में हिंदू धर्म में कुछ अव्यवस्थाएं कह सकते हैं आ गई थी, जो कमियां व्याप्त हो गई थी। जैसे कि उसमें वर्ग विभाजन था हमारा, कि वर्ण व्यवस्था थी, उनकी जो कमियां थी, और महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार करने के लिए मुझे लगता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ था। महिलाओं की स्थिति के सुधार करने के लिए बौद्ध धर्म जैन धर्म का हुआ था। लेकिन जब बौद्ध विहारों में महिलाओं का प्रवेश हुआ तो खुद महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह धर्म 500 साल तक चलता है, लेकिन अब यह ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। तो कैसे आप कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति के सुधार? सर ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि भले ही उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि ये धर्म 500 साल चलने वाला था, तो उससे पहले ही कुछ ऐसा हो जाएगा, बट अंततः उन्होंने महिलाओं को प्रवेश दिया था। इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। सर थैंक यू। गुड मॉर्निंग ज्ञान प्रकाश। गुड मॉर्निंग। आपका नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। आपके नाम कैसे सार्थक करेंगे अगर आप अपने नाम का शब्दार्थ बताएं तो? सर एक ऐसा प्रकाश जो पूरे मानव समाज को उन्नति पर लेकर जा सकता है ज्ञान के आधार पर। यानी कि आप उन्नति की ओर है। चलिए, जब उन्नति की बात की तो ये बताइए कि आगरा और उत्तर प्रदेश की हम बात करें। जी सर। आगरा और वाराणसी एक हिस्टोरिकल जी सर प्लेस माने जाते हैं। इनका क्या सिग्निफिकेंस है उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक लैंडस्केप में? सर वाराणसी और आगरा ये दोनों उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र हैं, जहां वाराणसी को एक धार्मिक नगरी और शिक्षा का केंद्र प्राचीन समय में रहा है। वहीं आगरा वर्तमान में वर्तमान में ताजमहल की स्थापत्य कला है, और वहां पर हिंदू मुस्लिम की मिलूजुली संस्कृति देखने को मिलती है, समरसता की संस्कृति देखने को मिलती है। सर चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला है आज के ज़माने में। ऐसा कहा जाता था कुछ दशकों पहले कि जब मशीन आई थी तो कहते थे कि मनुष्य का जॉब छीन लेगी, लेकिन हमने देखा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मशीन ने जॉब ज़्यादा दिए। ऐसा ही माना जा रहा है कि ये ह्यूमन टैलेंट को ख़त्म कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपका क्या मानना है इस और? सर जैसा कि वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बोलबाला है, और यह तकनीक मानव क्रियाओं को आसान बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो सर इसमें ये कहना कि एआई के बाद मानव का योगदान कम हो जाएगा, मुझे उचित परिलक्षित नहीं होता। आपका क्या मानना है इसके अंदर? लोगों का मानने के अलावा आपके अपने क्या व्यक्तिगत विचार हैं इस बारे में कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में और जॉब देगा या जॉब को ह्यूमन टैलेंट को कम करेगा? सर ये दोनों तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगर हम बात करें स्किल्ड पर्सन्स की, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। वहीं अनस्किल्ड जो हमारे आजकल के लेबर हैं, या फिर फ्यूचर में भी जो जिनको स्किल अवेलेबल नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए इसे हम ऐसा देख सकते हैं कि ये निगेटिव अवधारणा हो सकती है। पिछले साल 2023 में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहा, जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध रहा, इजराइल हमास रहा, और क्लाइमेट चेंज बहुत सामने आया, जैसे कि समिट भी हुआ पिछले दिन COP28 का। आप क्या समझते हैं कि अभी भी इतना
ग्लोबल लेवल पर इतनी ज़्यादा परेशानियां होने के बावजूद हमारा देश आर्थिक तौर पर मजबूत होकर के 2024 में आएगा? यस सर, मेरा ये मानना है कि अभी ग्लोबल चैलेंजेस बहुत हैं। इससे थोड़ा सा मुझे प्रतीत होता है कि हमारी जो समृद्धि थी, आर्थिक समृद्धि थी, वो इससे प्रभावित हुई है। लेकिन भविष्य में अगर सकारात्मक इनका निदान हो जाता है, इन समस्याओं का निदान जैसे निकट भविष्य में अगर मिल जाता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था अच्छे से ग्रोथ करेगी। ज्ञान, क्या आपको लगता है कि आप एक्टिवली सीधा एक्टिव जवाब दे पा रहे हैं या पैसिव वे में जा रहे हैं? आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए, हमें बताइए क्या लगता है आपको, किस तरह किस ओर जा रहे हैं? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इलेबोरेटिव वे में ना जाकर, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं एक्सेप्ट करते हैं। जी। चलिए एक स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, कौन सा स्पोर्ट्स आपको ज़्यादा बेहतर पसंद आता है? सर खेलने के तौर पर तो मुझे बैडमिंटन मैं खेलना पसंद करता हूँ। बैडमिंटन में पिछले दिनों कौन सी ऐसी जोड़ी थी दो बहनों की जिसने काफ़ी अच्छा नाम कमाया? पिछले साल की बहुत बड़ी न्यूज़ है। सॉरी सर, मैं खेलना पसंद करता हूँ, बट उसमें एक्चुअली उस न्यूज़ पे चलिए, participate थैंक यू नहीं कर पाऊंगा। सर। आप सुल्तानपुर से हैं, मायंग। तो बताइए, मायंग में रॉबिन हुड टैक्स जो है अभी चल रहा है या बंद हो गया? रॉबिन हुड टैक्स। सर मुझे इस बारे में कोई आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैं ये अगर जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा गेस करना चाहूँगा इसमें। रॉबिन हुड टैक्स की जो संकल्पना जिस हिसाब से मैं समझ पाता हूँ, उस हिसाब से तो अभी ये टैक्स नहीं चल पा रहा है। पहले चलता था। पहले का मुझे कोई आइडिया नहीं है सर इस मामले में, क्योंकि मैं जब से एक जानने की अवस्था में आया हूँ, तब से मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो वैसे होता क्या है, कुछ आइडिया है? रॉबिन हुड टैक्स अगर हम देखते हैं तो जो रॉबिन हुड जी का कॉन्सेप्ट था, उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि दूसरों से जैसे अमीर व्यक्तियों से कुछ धन की लूटने के बाद उनको गरीबों में वितरित करना, कुछ इस संबंधित टैक्स हो सकता है। अच्छा, सुल्तानपुर का पुराना नाम क्या था, कुछ आइडिया है? या उसका नाम बदलने की कवायद चल रही थी, कुछ आइडिया है क्या नाम? सर अभी सुल्तानपुर का जहाँ तक पुराना नाम की बात है, वो कुश भवनपुर कहा जाता है। इसे पुनः परिवर्तित कर लोगों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि इसे पुनः परिवर्तित कर कुश भवनपुर किया जाना चाहिए। कुश भवनपुर है, ये लव कुश भगवान राम के बेटे, उनके नाम पर है। तो बताइए, जो कुश भवनपुर आपका या सुल्तानपुर रहा है और जो अयोध्या रही है, उसके क्या इतिहास? सर ऐसा माना जाता है कि जो कुश भवनपुर है वो भगवान कुश द्वारा बसाया गया था, जो भगवान राम के पुत्र थे। तो इनका आप अयोध्या के साथ ये संबंध स्थापित होता है, और यहाँ पर अभी पर्यटन की दृष्टि से भी कुश भगवान कुश की एक मूर्ति की स्थापना की गई है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो अयोध्या से संबंध संलग्न जिला होने के नाते और समान सांस्कृतिक समान संस्कृति साझा करने के नाते मैं मानता हूँ कि इन दोनों में संबंध है। जैसे इसमें यह भी देखा जा सकता है कि रामायण काल का जो मकर ध्वज वाला किस्सा था, वो भी सुल्तानपुर में ही हुआ था। धोपाप सर भगवान राम जी के जैसे उन्होंने जब वनवास से वापस लौटे थे, तो कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर स्नान किया था, और ऐसा मानते हैं कि जो उन्होंने रावण की एक ब्राह्मण की मृत्यु में हत्या की थी, उसका पाप धोने के लिए उन्होंने किया था। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। चलिए, तीन चीज जोड़िए एक साथ, एक सुल्तानपुर, एक अयोध्या राम मंदिर और एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तीनों को अगर आप एक साथ जोड़ते हैं तो बताइए, इसके क्या निहितार्थ जो है वो सुल्तानपुर वासियों के लिए होंगे और अयोध्या वासियों के लिए होंगे और फिर प्रदेश वासियों के लिए होंगे? सर अगर हम सुल्तानपुर और अयोध्या राम मंदिर तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ते हैं, तो सुल्तानपुर अयोध्या वासियों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो अवसंरचनात्मक निर्माण हुआ है और रोजगार के अवसर जनरेट हुए हैं। और साथ ही टेम्पल लेड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट प्राचीन इतिहास में रहा था, एक तरीके का उसे हम रिवाइव करते हुए यूपी की समग्र आर्थिक विकास और सामाजिक विकास में योगदान दे सकते हैं, तथा राम राज्य की जो संकल्पना थी संभवतः
राम राज्य की संकल्पना आपने बोली, आप क्या समझते हैं राम राज्य की संकल्पना क्या है? सर गांधी जी के शब्दों में राम राज्य की संकल्पना का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जहाँ पर सब में सामाजिक समरसता हो, सामाजिक भेदभाव ना हो और उच्च नैतिक मूल्यों का अनुपालन होता हो। तो भी आपको लगता है समाज में इन चीज़ों की कमी है? सर समाज में उच्च नैतिक मूल्यों की कमी को मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, धर्म जो है एक व्यक्तिगत विषय माना जाता है कि लोगों की आस्था है वो क्या करते हैं। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में इसका प्रोविजन? व्यक्तिगत सर 25 में, आर्टिकल 25 में। तो ये बताइए, राज्य के द्वारा स्पॉन्सर किया जाए कि मंदिर का उद्घाटन होगा और उसमें अमुक व्यक्तियों को, विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया जाए, तो आपको लगता है कि कहीं ये राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप जरूरत से ज़्यादा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दूरी होनी चाहिए। सर जैसा कि अभी आपने कहा है कि मंदिर वाले इस मुद्दे पर कि राज्य का हस्तक्षेप हो रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन दिया था उसके टाइम पे ये कहा गया था कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट का गठन करेगी जो ट्रस्ट इस मंदिर निर्माण का कार्य देखेगा। सर उस ट्रस्ट निर्माण में और उस निर्माण की प्रक्रिया में जो उसमें एक ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बिहाफ पर अगर हम देखते हैं तो सर ये जो निर्माण कार्य चल रहा है। और सर हमारे संविधान में धर्म को पूर्णतः राज्य से अलग नहीं माना गया है। जैसे कि अगर यहाँ पर राम मंदिर निर्माण में सरकार का योगदान अगर है, आर्थिक हो रहा है, तो वह मस्जिद निर्माण में भी किया जा सकता है, किया जाएगा। और सर अगर हम बात करते हैं कि जैसे और भी आर्थिक अनुदान अगर सहायता दी जाती है धर्म के नाम पर, तो वो सभी धर्मों के लिए समान दी जाती है। चलिए, अच्छा ये बताइए, जो भारत की पंथ निरपेक्षता है और जो पश्चिम की पंथ निरपेक्षता है, दोनों में कोई मूलभूत अंतर है या एक ही जैसी है? जी सर। भारत की जो पंथ निरपेक्षता है उसमें सर धर्म को राज्य से पूर्णतः अलग नहीं माना गया है। वहीं पश्चिमी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता में राज्य से धर्म को पूर्णतः अलग माना गया है और वहाँ पर खुले में धर्म का अपने अनुपालन या फिर ऐसी कोई वेशभूषा इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ओडीओपी का नाम आपने सुना होगा। तो जो सुल्तानपुर से सटे हुए जिले हैं, उन सभी जिलों के ओडीओपी का नाम बता सकते हैं क्या? यस सर, अमेठी का मुझे याद आ। क्या है अमेठी का? और सुल्तानपुर का क्या है? दोनों का है। और किसी डिस्ट्रिक्ट का है आसपास में मूंज? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है नहीं है, बाकी प्रतापगढ़ का आंवला है सर। अच्छा ये बताइए, जो मूंज है ओडीओपी बनाया गया, इससे आपने कोई बदलाव देखा है लोगों के जीवन में सुल्तानपुर या अमेठी में? यस सर, जो कम्युनिटीज मूंज के सह उत्पाद बनाने में संलग्न हैं उनके लिए एक बेहतर। कौन सी कम्युनिटी जनरली आपने देखा है इसमें संलग्न होती है? सर मुझे इस बारे में। अच्छा, मूंज से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं? सर मूंज से स्थानीय स्तर पर डलिया बनाई जा सकती हैं, खाट बनाई जा सकती हैं और मेरे यहाँ क्षेत्रीय भाषा में मौनी कहते हैं, वो बनाई जा सकती हैं। तो ये आपको लगता है कि इसमें लेबर इंटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लेबर लगती है इसमें, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी इसकी है? आदमी इसकी जगह तो प्लास्टिक की चारपाई लेके आएगा, प्लास्टिक से जो यूज हो रहा है, या प्लास्टिक के बर्तन यूज करेगा, तो आपको लगता है कि ऐसे में ये उद्योग जो है, ये मूंज का उद्योग, ये सरवाइव कर पाएगा करंट सिनेरियो में? सर प्लास्टिक हम बृहद स्तर पर उत्पादन करते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये सस्ता जरूर पड़ता है, लेकिन यह पर्यावरण हितैषी ना होकर पर्यावरण विरोधी, पर्यावरण के लिए एक नुकसानदायक सब्सटेंस है। तो भले ही हमारे मूंज उत्पाद की उत्पादक लागत थोड़ी ज़्यादा होती है सर, लेकिन यह दूरगामी लक्ष्य के तौर पर देखें तो स्थानीय रोजगार जनरेशन और पर्यावरण हितैषी होने के नाते यह सही उत्पाद होगा। आज का वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना रहा है? सॉरी सर। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज का कितना है? सॉरी सर, मैंने देखा नहीं। अपदीपो भव का क्या अर्थ होता है? अपना दीपक स्वयं बने, अपने लिए स्वयं करें।
इसका अर्थ क्या है आपके नाम को जोड़ के देखा जाए तो? सॉरी सर। लोकतंत्र और धनतंत्र, भारत का जो चुनाव प्रक्रिया है वो लोकतंत्र है कि धनतंत्र है? सर भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है वह लोकतंत्र है। क्या आम गरीब आदमी वो चुनाव लड़ सकता है? जी बिल्कुल लड़ सकता है सर। जैसे कुछ एग्जांपल बताएं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक ऐसे विधायक चुनकर आए हुए हैं जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था। वह एक सामान्य पृष्ठभूमि से थे और वह चुनाव में विधायक चुनकर आए हैं, मिनिस्टर एमएलए चुनकर आए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थापना कब हुआ था? अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थापना सर 1992 में हुई थी। स्थानीय जो निकाय है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या पहल करना चाहेंगे एज ए नीति नियंता होते हुए? सर स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसा कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 29 विषय दिए गए थे। उन विषयों में कर रोपण का भी एक प्रावधान था और अन्य सर आर्थिक सहायता का अनुदान था। जैसे कि उनको अभी आर्थिक शक्तियां पूर्णतः प्रदान नहीं की गई हैं राज्य द्वारा, जिन्हें प्रदान कर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है आर्थिक शक्तियों के संबंध में। सरकार के तमाम उपायों के बावजूद और भ्रष्टाचार जो है प्रशासन में कम नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे 5 बिंदु बताएं जो आप करके उस भ्रष्टाचार को कम करेंगे। सर वर्तमान समय में भ्रष्टाचार प्रशासन में बहुत बड़ी समस्या है। उसे दूर करने के लिए सर पारदर्शिता को लाया जा सकता है कि कोई भी काम होता है तो उसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर में किया जाना चाहिए। और सर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए कि अगर आप इस ऐसे किसी कृत्य में संलिप्त होते हैं तो आपके प्रति कठोर कार्यवाही होगी इसके लिए, और नियम बनाए जा सकते हैं, दृढ़ नियम बनाए जा सकते हैं। साथ ही सर जनता में जागरूकता को बढ़ाया जा सकता है कि वह अगर ऐसा कोई पहली बात तो अगर ऐसी कोई भ्रष्टाचार की समस्या होती है जो उनसे अगर कोई मांगता है तो उसमें संलग्न ना हो और हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। क्या लगता है कि आपको कि प्रशासन अभी ऐसा कर नहीं रहा है? सर प्रशासन अपने तौर पर अभी अथक प्रयास कर रहा है, परंतु जन सहभागिता के बिना और सिविल सर्वेंट्स की कमिटमेंट के बिना यह दूरगामी परिलक्षित हो रहा है। जो निएंडरथल थे होमो सेपियंस से कैसे अलग थे? संगम साहित्य क्या है? सर संगम साहित्य दक्षिण भारत में आयोजित एक जो संगम सम्मेलन थे उनमें लिखे गए साहित्य को संगम साहित्य कहा है। आपकी हॉबी क्या है? बैडमिंटन सर, खेलना। एक भारत की प्रस्तावना सुना दीजिए, भारतीय संविधान की। जी। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय धर्म विश्वास धर्म उपासना सॉरी सर इसके अभी चुनावी बॉन्ड चर्चा में है, कुछ बता सकते हैं इसके विषय में आप? यस सर, चुनावी बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कोई भी आम नागरिक या फिर कोई संस्था किसी भी राजनीतिक दल को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। इसे एसबीआई की ब्रांच से परचेज किया जा सकता है, जिसे सर कुछ टाइम बाउंड मैनर में ओपन किया जाता है। उस टाइम पर लेकर यह परचेज किया जा सकता है। इसके सर कुछ इसके लाभ क्या क्या है? चुनावी बॉन्ड के लाभ में कुछ? इसके लाभ सर ऐसे हैं कि इसमें जैसे चुनावी बॉन्ड कौन देता है, एनोनिमिटी हो जाती है कि कौन दे रहा है, किस पार्टी को दे रहा है, ये किसी को पता नहीं होता है सर। और सर इससे राजनीतिक दलों को जनता का पैसा मिल पाता है, जिससे चुनाव में पारदर्शिता आ जाएगी इससे? सर पारदर्शिता के संबंध में यह अभी प्रश्न उठ रहे हैं कि जो चुनावी बॉन्ड है, क्योंकि यह एनोनिमस होता है
तो इसमें पारदर्शिता का ये सवाल उठता है कि किस पार्टी को किसने वोट पेमेंट करी है, ये पता नहीं चल पाता है। तो सर इससे पारदर्शिता को लेकर इस पर प्रश्न उठते हैं। क्या प्रधानमंत्री जनमन योजना के विषय में कुछ आप जानते हैं? जनमन, सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मैं कुछ जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ, अगर आप सर यह आदिवासियों से रिलेटेड। क्या है इस योजना का उद्देश्य क्या है? सर मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें सर आदिवासियों के कल्याण के लिए यह योजना लाई गई, जिसमें कौशल प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। सभी आदिवासियों के कल्याण के लिए, आदिवासियों में भी कुछ जनजातियां हैं जो पिछड़ी हैं, उनके कल्याण, पीबीटीज के लिए जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स वल्नरेबल ट्राइब्स। ग्रुप जो है उसके लिए बता सकते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल किए गए? फिलहाल 2-4 के नाम। सॉरी सर। थैंक यू। योर इंटरव्यू इज ओवर नाउ।